तो चलिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर को भी देख लेते हैं। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टेंडर से पहले टेंडर डालने वाले और टेंडर की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में रहने के संकेत यहां पे मिलते हैं और जांच की सिफारिश भी की गई। जिन 74 कंप्यूटर से निविदा अपलोड की गई थी उसी कंप्यूटर से टेंडर भरे गए और ऐसा 1921 टेंडर में हुआ है, यानी 4,601 करोड़ के टेंडर अधिकारियों के कंप्यूटर से ही भरे गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं और ये कैग की रिपोर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, टेंडर से पहले टेंडर डालने वाले और टेंडर की प्रक्रिया में जो तमाम अधिकारी शामिल थे उनके एक दूसरे से कनेक्शन, आपको बता दें यहाँ पे उनके कनेक्शन होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। वो एक दूसरे के संपर्क में थे, ये संकेत मिले हैं। जांच की सिफारिशें भी की गई। जिन 74 कंप्यूटर से निविदाएं अपलोड की गई थी उसी कंप्यूटर से टेंडर भी भरे गए हैं। बेहद चौंकाने वाली ये खबर है और ऐसा 1,921 टेंडरों में हुआ है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। रूपेश गुप्ता रायपुर से लाइव जुड़ेंगे जो और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और एक बार फिर से आपको फुल फ्लैश ये ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं कि कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि टेंडर से पहले टेंडर डालने वाले और जो तमाम अधिकारी थे वो एक दूसरे के संपर्क में थे। तो ये खुलासा हुआ है टेंडर डालने को लेकर, ये बड़ा खुलासा है और ये खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। जांच की सिफारिश की गई थी 4,601 करोड़। आपको बता दें कि 4,601 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला इसको कहा जाएगा। रूपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जिनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। रूपेश, हड़कंप तो मचना लाजमी हो गया है जिस तरह से कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टेंडर डालने वाले और जो आला अधिकारी थे जिनके जरिए निविदा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा था वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। जो आरोप तत्कालीन सरकार पे उस वक्त विपक्ष में जो कांग्रेस थी जो लगा रही थी, उन आरोपों पर अब कहीं ना कहीं सत्यता भी साबित हो रही है। देखिए, ये खुलासा है अपने आप में कि टेंडर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ई टेंडरिंग की पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई क्योंकि जो रिपोर्ट कैग की इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रही हैं, वो रिपोर्ट खुलासा करती है कि दरअसल ई टेंडरिंग के नाम पे अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी गई और ये कोई 500,000 करोड़ का घोटाला नहीं है, करीब 4,600 करोड़ सिर्फ इस प्रक्रिया के तहत बड़ा घोटाला अंजाम दिया गया है। जिन 74 कंप्यूटर्स का, रूपेश रोकना चाहूंगी, आपके हाथ में जिन 74 कंप्यूटर्स का इस्तेमाल अधिकारी करते थे, हाँ, आपके हाथ में वो रिपोर्ट है। मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन से बोलें कि उसको फुल फ्रेम में दिखाएं कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया। एक्सक्लूसिव हम वो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूं कि इस रिपोर्ट में बहुत सारे, जो मेरे पास ये रिपोर्ट है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं रिपोर्ट को। इसमें सामान्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है 31 मार्च 2017 तक, यानी कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए यह रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को पिछले साल सदन में पेश हो जाना था पिछले सत्र में, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। रमन सरकार ने क्यों लगाई थी रोक, इसको लेकर के अखबारों में सवाल भी उठाए गए थे, मीडिया में भी सवाल उठा था और आज उसका खुलासा हुआ कि आखिर क्यों रिपोर्ट पर रोक लगाई गई थी। क्योंकि 4,600 करोड़ के टेंडर ऐसे लोगों को बांट दिए गए जिनको पहले से बांटा जाना तय किया गया था। अब आप सोचिए कि अधिकारी जिन कंप्यूटर से टेंडर अपलोड कर रहे हैं, टेंडर को रिलीज कर रहे हैं, उन्हीं कंप्यूटर से टेंडर को भरा जा रहा है। यानी कि वहां पे पहले जो बोली लगाने वाले लोग हैं वो बैठे थे और पहले टेंडर रिलीज किया जाता था और फिर उसी दफ्तर में पहुंच करके ये टेंडर को अपलोड करते थे। इसके अलावा जो ई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी उसमें यूनिक आईडी और पासवर्ड की व्यवस्था थी, लेकिन कैग ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि दरअसल
कुछ ही आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल तमाम निविदाकार किया करते थे और ये एक केस में 309 निविदाकारों ने करीब एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल 300 से ज्यादा अलग अलग टेंडर भरने वाले लोग कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा घोटाला था, कितनी बड़ी एक साजिश थी कि जो सामान्य प्रक्रिया में भाग ले सकता है व्यक्ति, उसको काम न मिलके अपने चहेते को दिलाया जाए। पीडब्ल्यूडी में खास तौर से ये बात सामने आ रही है, यानी चिप्स जिसका निर्माण सरकार के पूरे व्यवसाय को और जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करने के लिए रखा गया है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। और जानकारी जो सूत्रों से मुझे अभी मिल रही है, एक्सक्लूसिव जानकारी है, हालांकि हम इस पर रिपोर्ट फाइल करेंगे, कि इसमें लाखों की सैलरी पर अधिकारियों ने अपने बेटी और दामाद को बिठा रखा था, जो लगातार वहां से अभी सैलरी ले रहे हैं। हालांकि ये दूसरी रिपोर्ट है और 3 विभाग की रिपोर्ट जारी की गई है। एक राजस्व क्षेत्र की रिपोर्ट जारी की गई है, मैं आपको दिखाता हूं कि 3 अलग अलग रिपोर्ट है और पहली रिपोर्ट में ही ये बड़ा खुलासा है। इसके अलावा ये जो दूसरी रिपोर्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। इसके अलावा जो तीसरी रिपोर्ट है वो है राजस्व क्षेत्र को लेकर के जो वित्तीय प्रबंधन में गड़बड़ियां देखी गई हैं, उसको लेकर के ये रिपोर्ट है। तो बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं इस रिपोर्ट में और इन रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब देखना होगा कि पहले की सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो होती है उसका परीक्षण होता है पीएससी में और एक आशंका जताई है कि ये जो ठेकेदारों के बीच में और अधिकारियों के बीच में एक मिली भगत है, उन्होंने एक नक्सल बना रखा था, नेक्सस के जरिए ये सारे टेंडर के काम को किया करते थे, जो कि अपने आप में प्रोक्योरमेंट को लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आपको बताऊं कि 74 ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया जहां से निविदा अपलोड की गई और उनका इस्तेमाल अधिकारी किया करते थे। बड़ी दिलचस्प बात है। और पेन नंबर चूंकि जरूरी होता है और ये भी नियम है कि पेन नंबर एक ही होना चाहिए, लेकिन कई ऐसे निविदाकार थे जिन्होंने 2-2 पेन नंबर का इस्तेमाल किया। रजिस्ट्रेशन के वक्त कुछ और पेन नंबर लगाया, लेकिन जब काम उनको लेना था तो उस वक्त कोई और पेन नंबर अलॉट किया। तो उनके खिलाफ भी आयकर की धारा के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा सीएजी ने की है। और कई अयोग्य ठेकेदारों को, 5 ठेकेदारों को उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो कैटेगरी होती है, उससे ऊपर बोली लगाने के लिए उनको अलाउ किया गया। और पीडब्ल्यूडी ने तो हद ही कर दी। एक ठेकेदार को उसकी क्षमता छिपा करके उसको 11 कार्य सौंपे, जिसकी कुल कीमत करीब 24 करोड़ रुपए है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक विभाग की फाइल खुली है, एक विभाग का सिर्फ रिपोर्ट है, जिसको देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कितना बड़ा गड़बड़झाला था, किस तरीके से नियमों को ताक पर रखा गया था। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग की ये जो रिपोर्ट है, इससे एक बात तो सामने आ गई है कि 4601 करोड़ का ये जो पूरा जो घोटाला है, इसमें 1921 टेंडर हुए थे। बड़ा नेक्सस है, अब परत दर परत खुलने में वक्त लगेगा, लेकिन कई बड़ी मछलियां जो बड़ी मछलियां हैं उन पे अब फंदा या शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, तो देखने की बात है क्योंकि इसका परीक्षण पीएससी में किया जाएगा, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बहुत ही गंभीर किस्म के हैं। अब तक हम देखते आए हैं, हालांकि नई सरकार आई है, नई उम्मीदें रखनी चाहिए, लेकिन कैग की जो रिपोर्ट है वो आखिरी दिन रखी जाती है, जिस पर चर्चा ही संभव नहीं हो पाती है। तो ये सदन के पटल पर रखी जाती है, लेकिन सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते, तो पीएससी को चली जाती है और पीएससी फिर इस पर क्या फैसला करता है ये जनता के सामने आ नहीं पाता है, क्योंकि जो वसूली की जानी होती है वो वसूली हो जाती है। तमाम बातें हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो टेंडर के काम दिए गए, जिसमें से कई काम पूरे हो चुके होंगे, कई काम अटके होंगे, उनका क्या होगा, उन ठेकेदारों का क्या होगा, उन अधिकारियों का क्या होगा, इस पर सरकार का क्या जवाब आता है। क्योंकि सरकार जब विपक्ष में थी तो इसी बात को मुद्दा आपको रोकना चाहूंगी रुपेश। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन श्री चंद्र सुंदरानी जी जुड़ गए हैं। सुंदरानी साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, कैग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी तो मिल गई होगी, रिएक्शन चाहूंगी। नहीं, मैं चूंकि बाहर था, मैं अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपको बता देती हूँ
कि कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ आया है। बड़ी खबर भी है, कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि टेंडर से पहले और टेंडर डालने वाले और जो अधिकारी थे उन दोनों के, इन लोगों के कनेक्शन थे। 4,601 करोड़ का खुलासा हुआ है। तत्कालीन सरकार ने इस रिपोर्ट को, इस फाइल को दबा के रखा 74 कंप्यूटर से। जो अब रिएक्शंस दे दीजिए आप। आपकी जो सरकार थी ना, उस पे ही आरोप लगे हैं। जी, मैं महसूस कर रहा हूँ जो आप पूछना चाहती हैं। हाँ। निश्चित रूप से अगर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, कैग रिपोर्ट में तो खुलासा हो गया, रिपोर्ट बन के तैयार हो गई थी, लेकिन फाइल दबा के रखी गई। क्यों भाई? नहीं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? नेता प्रतिपक्ष होते हैं। अच्छा। और अगर लोक लेखा समिति में कैग की रिपोर्ट आती है और ये जिम्मेदारी लेखा समिति के अध्यक्ष की होती है, और वो नेता प्रतिपक्ष थे उसमें, और टी.एस. सिंहदेव बाबा ही थे इसके शायद अध्यक्ष, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सर, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए हैं। मैं दोबारा आपसे पूछ लेती हूँ। आपकी जो अधिकारी थे, आपके जो अधिकारी थे, जब टेंडरिंग की जाती थी, टेंडर दिया जाता था, 1921 टेंडर हुए, और जो मिली भगत की गई है, इसका क्या सर? इसको लेके आप कुछ नहीं कह रहे। मेरे सहयोगी रुपेश गुप्ता लाइव जुड़े हुए हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ उनके सवाल का आप जवाब भी देंगे। रुपेश, सवाल कीजिए। रुपेश, आवाज मिल रही है आपको? रुपेश तक लौटूंगी। सुंदरानी जी, मेरा सवाल आपने सुना होगा, मेरे ही सवाल का जवाब दे दें आप। इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैं पहले जानकारी एकत्रित कर लेता हूँ, निश्चित रूप से मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ ऑथेंटिक जानकारी अपने पास लीजिए। दोबारा मैं आपसे मुखातिब होंगी और उम्मीद करती हूं कि 4,100 करोड़ के टेंडर में जो तमाम अधिकारी थे, जिनको रेवड़ियां बांटी गई हैं, जिन ठेकेदारों को रेवड़ियां बांटी गई हैं, भाई सरकार ने इतनी मेहरबानी क्यों की? इस सवाल का जवाब भी आप ढूंढ के लेके आइएगा। बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी, हमारे साथ जुड़े, बातचीत के लिए अपना पक्ष रखा। हालांकि जानकारी नहीं थी आपको, हम चाहेंगे कि ऑथेंटिक जानकारी अब आप भी जुटा ले। रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, यहाँ पे सुंदरानी जी को तो कोई जानकारी नहीं थी, अब ऑथेंटिक जानकारी जुटाएंगे, उसके बाद हमसे मुखातिब होंगे। रुपेश, आपके पास मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूँ कि सुंदरानी जी को कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं थी कि कैग की रिपोर्ट आ गई है, क्या फला चीज है और क्या नहीं है। अब जानकारी के बाद वो दोबारा मुखातिब होंगे। जी, जाहिर तौर पे उनको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वो इस वक्त विधायक नहीं है। और सबसे पहले जो कैग की रिपोर्ट होती है वो सदन में रखी जाती है, जिस पर हालांकि मैंने कुछ सुना, फोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, उससे पहले मैंने सुंदरानी जी को सुना। सुंदरानी जी ने कहा कि पीएससी के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन पीएससी के पास तो तब जाएगी रिपोर्ट ना जब सदन में रखी जाएगी। जब सदन में रखी जाएगी उसके बाद उसका एग्जामिनेशन पीएससी करती है, तो पीएससी यहाँ पे कहां से खड़ा हो गया? ये तो विभाग में जो गड़बड़ियां थी उसको कैग ने पकड़ा है कि आपने कैसे नियम को बाईपास किया, आपने किस तरीके से लापरवाही की ताकि अपने चहेतों को फायदा पहुंचा सकें, किस तरीके से आपने काम में गड़बड़ी की जिससे सरकार को नुकसान हुआ, शासन को नुकसान हुआ, सरकार नहीं शासन को नुकसान हुआ। तो इन गड़बड़ियों को पकड़ने का काम ऑडिटर जनरल का है, तो उन्होंने पकड़ा है और उसको सदन के सामने रखा है, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन रखी है। उन्होंने कहा है कि 74 अधिकारियों के जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए, जहां से टेंडर रिलीज किए जाते थे, टेंडर वहां से अपलोड किए गए हैं, उनके बकायदा आईपी एड्रेस लिखे हुए हैं, उन पर कार्रवाई की अनुशंसा उन्होंने की है और एक आशंका जताई है, जो कि बिल्कुल भी रत्ती भर भी खारिज नहीं की जा सकती है, कि अधिकारियों के बीच में और टेंडर डालने के बीच में एक नेक्सस डेवलप हो चुका था, और ये नेक्सस तय करता था कि किस टेंडर को कौन लेगा। उसमें से जाहिर तौर पे कमीशन की बंदरबांट होती होगी, जिसका जिक्र बार बार रमन सिंह किया करते थे, और इसमें राजनेताओं की भूमिका
कैसे उससे इनकार कर सकते हैं? पीडब्ल्यूडी जो मिनिस्टर रहे हैं, क्या उनको सीधे बरी कर दिया जाएगा? चिप्स किसके पास था? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास था। तो उसकी कार्यप्रणाली की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना। तो इन जिम्मेदारियों से बचने के लिए फिलहाल भाजपा पूरी कोशिश करेगी। अब तो नई पीएससी का गठन होगा और इस पीएससी में चूंकि विपक्ष में भाजपा है, तो विपक्ष के कोई नेता, हालांकि हो सकता है कि खुद धर्मलाल कौशिक या डॉक्टर रमन सिंह ही इसके अध्यक्ष बन जाए और वो इसको एग्जामिन करें, लेकिन इसका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आप तथ्यात्मक रूप से जो सही है उसको कैसे खारिज करेंगे? ठीक, बिल्कुल। नियम को बिल्कुल बाईपास कर दिया जाए, नियम की अनदेखी की जाए। 10 से 20 लाख के टेंडर, करोड़ों रुपए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस कदर बाईपास किया गया है सारे नियमों को कि समझ में ही नहीं आ रहा था सुंदरानी जी को कि आखिर वो क्या जवाब दे। सदन की कार्यवाही चल रही है, क्या सदन में अब ये मुद्दा उठेगा? और उठेगा तो कितनी मुश्किलें यहाँ पे सत्ता पक्ष, क्योंकि सरकार में अब कांग्रेस है जो इस पूरे इन तमाम घोटालों को वक्त वक्त पर उजागर करती आई थी, कितना जो माहौल है वो किस तरह का माहौल अब सदन में रहेगा? देखिए, जब से ये रिपोर्ट आई है, सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस ने इस रिपोर्ट को जनता तक पहुंचाया, क्योंकि रिपोर्ट जैसे ही टेबल हुई हमारे पास पहुंच गई और हमने फिर ब्रेकिंग के जरिए और दूसरे वन लाइनर्स के जरिए पब्लिक तक पहुंचाया। तो उस वक्त से चूंकि हम बाहर हैं, तो हमको अभी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी और बिजनेस में इसके लिए किसी ने डिमांड की है और उसके लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि इससे पहले की सरकारों में हमने देखा है कि आखिरी दिन सत्र के, आज भी आखिरी दिन आया है, लेकिन इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। तो आज चर्चा होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। चर्चा तो जाहिर तौर पे नहीं होगी, लेकिन सवाल जरूर उठेंगे। जिन विधायकों को जो बिंदु समझ में आएगा उस बिंदु को लेकर के सवाल उठाए जाएंगे और सरकार सीधी तौर पे जिम्मेदारी पिछले सरकार पर डालेगी, क्योंकि पिछले सरकार के कारनामे हैं। लेकिन सरकार इस मामले को लेकर के क्या जांच करती है, जांच के आदेश देती है, क्या इसको पीएससी के एग्जामिनेशन के बाद उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, या वो कंप्यूटर जिनसे अपलोड किए गए हैं फिलहाल कम से कम उनको सील तो कर देना चाहिए, ताकि किसी किस्म की उसमें गड़बड़ियां ना की जा सके, कोई एविडेंस से छेड़छाड़ ना कर सके। तो ये फौरी तौर पे जो उठाए जाने वाले कदम है, क्या वो सरकार उसका निर्देश देती है या नहीं देती है, ये देखने वाली बात होगी। कितना इमीडिएट रिएक्शन रहता है और कितना इमीडिएटली इन पे काम किया जाता है, इस पे भी गौर करना होगा। रुपेश, एक बड़ा सवाल यहाँ, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि ये बदलापुर की राजनीति की जा रही है, पुरानी फाइलों को खोला जा रहा है और फिर से जांच बैठाई जा रही है, मतलब समय बर्बाद किया जा रहा है जिससे कुछ होना नहीं है। अब एक बार फिर से जो बदलापुर की राजनीति का आरोप यहाँ पे सीएम पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगा रहे थे, उनके तमाम आरोप इस कैग की रिपोर्ट से धरे साबित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, जाहिर तौर पे सवाल तो गहराते जाएंगे, वक्त बीतने के साथ गहराते जाएंगे और सवाल बहुत पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं, आज विपक्ष में जो नेता बैठे हुए हैं, उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि 15 साल में जो आपके कामकाज की काली करतूतें सामने आ रही हैं, उन काली करतूतों को आप कैसे छिपा के रखेंगे? जब तक आपकी सरकार थी, आपने अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको दबाव में डाल करके इनको सामने नहीं आने दिया, लेकिन अब कलई खुलनी निश्चित है और आप भी घिरेंगे, ये भी तय है। और जैसा कि आप कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो आरोप लगे थे उस आरोप की फहरिस्त में कैग की रिपोर्ट भी है जी। लेकिन देखना ये होगा कि इस मसले पर अब जो कांग्रेस सत्तानशी है और दूसरी पार्टी जनता कांग्रेस और बीएसपी गठबंधन, वो किस तरीके से क्या स्टैंड लेती हैं, वो बहुत कुछ तय करेगा कि इन आरोपों की परिणति क्या होगी। बिल्कुल रुपेश, बड़ा सवाल ये भी है कि क्योंकि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहते आ रहे थे, सभाओं में भी कहा था कि भाई कुछ वक्त के लिए कमीशन खोरी छोड़ दो, कमीशन लेना बंद कर दो। सीधे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया था अपने अधिकारियों को भी, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं और जो सिटिंग उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे उनके लिए। मतलब संदेश उस वक्त भी साफ था कि कहीं ना कहीं कलई तो खुलेगी। देखिए, जब रमन सरकार थी, तीसरे कार्यकाल में बेलगाम निरंकुश हो चुकी थी,
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ही अपने मंत्रियों पर और खास तौर से अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये आरोप लगातार विपक्ष कांग्रेस में जब थी तो लगाती आई है, और आज भी जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं कि वो सरकार नहीं है, अब सरकार बदली है, उसके काम करने का तरीका बदला है। जो अब घुड़सवार है उसे घोड़े को हाँकना आता है, घोड़े की यानी अधिकारी। तो ये तो तय था कि पिछले 3 कार्यकाल में रमन एक चेहरा थे और सरकार चलाने का काम अधिकारी किया करते थे, तो वो स्थितियां नहीं होगी। कांग्रेस का ऐसा दावा है क्योंकि उसके पास सरकार चलाने का तजुर्बा है। हालांकि रुपेश, मेरा सवाल थोड़ा सा इतर भी हो जाता है, इससे शायद कोई को रिलेट ना करे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यूपीए के कार्यकाल की, 2G स्पेक्ट्रम कैग की रिपोर्ट को लेकर काफी बवाल कटा, इस्तीफे ले लिए गए कैबिनेट मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के। उसके बाद से हमने देखा कि खूब सदन भी बरपाया था और व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और यूपीए सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी। अब जिस तरह से ये जो कैग की रिपोर्ट है, ये कितना राजनीति में भूचाल लेके आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है? देखिए, चुनाव अभी ठीक हुए हैं, ठीक, बहुत संक्षेप में चुनाव ठीक हुए हैं और कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है, बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में लगा है कि जो सरकार अपने इंस्टीट्यूशंस के जरिए या दबाव डाल करके, डरा धमका करके या फिर लालच दे करके, ऐसा कांग्रेस का आरोप है कि वो अपने खिलाफ मामले दबा लेती थी, तो वो स्थिति अब नहीं रहेगी और कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि रमन सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार साबित किया जा सके और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में लिया जा सके। बहुत शुक्रिया रुपेश, लेकिन फिर भी नजर बनाए रखिए क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण खबर है और दर्शकों को बताना, हर अपडेट देना हमारा फर्ज हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए रुख अगली खबर का वो